अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अकरम एंड वेलकम टू फिज़िक्स प्लैनेट। कल हमने जिस टॉपिक के बारे में बात की थी वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। कल जस्ट हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी और वहाँ पे हमने कंडीशन ये नहीं लगाई थी कि वो एक क्लोज्ड सरफेस थी। वो जो हमने कैलकुलेट किया था वो हमने क्लोज सरफेस के लिए उसको कैलकुलेट नहीं किया था। आपको बताया कि हमने एक जो है वो प्लेन की तरह की एक जो सरफेस थी वो ली थी। जो ऐसे एरिया हमने उसके आगे प्लेस किया था वो लाइक अ प्लेन था। वो 2D उसको हम बोल सकते हैं, 3D नहीं हम बोल सकते। ओके, आज हम इस टॉपिक में जो बात करेंगे वो होगा फ्लैट सरफेस के बारे में, स्फेरिकल सरफेस के बारे में, टोटल फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम डिपेंडेंस चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ओके, हमने चूँकि पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कल ये वाला कैलकुलेट किया था, E=E.A। ठीक है जी। तो कल हमने जो फ्लक्स कैलकुलेट किया था जैसा कि पहले मैंने बात की वो एक प्लेन सरफेस के लिए कैलकुलेट किया था जिसके x और y जो है वो कोऑर्डिनेट्स थे, इसलिए हम उसको जो है वो 2D बोलते हैं। x था, कह लेंगे x था और ये y था, ये x था और ये y जो था हमारे पास था। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्फेरिकल सरफेस की। ठीक है, स्फीयर से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, नहीं अगर आप किसी को इस बारे में पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बॉल होती है, ठीक है, जिससे खेलते हैं वो वाली बॉल, या आपने फुटबॉल देखा होगा, ठीक है, जिससे खेलते हैं, वो एक बेस्ट एग्जांपल है स्फीयर को समझने के लिए। तो वो हम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टोटल फ्लक्स यूज़ करेंगे इसके लिए, जो कि टोटल फ्लक्स किसका होगा, इस स्फीयर का होगा। ठीक है जी, इस स्फीयर का हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। वो किस तरह से करेंगे वो मैं आगे बताता हूँ। फिर इसकी डिपेंडेंस चेक करेंगे। ओके, हमने ये वाला जो फार्मूला डिराइव किया था वो किसके लिए किया था, वो हमारे पास एक सरफेस थी जो प्लेन थी। चूँकि हमने ये फार्मूला एक प्लेन सरफेस के लिए कैलकुलेट किया था, इसलिए हम इसको तो अब स्फीयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये तो प्लेन के लिए है। तो फिर अब क्या करेंगे, हम किस तरह से इसका फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मैंने स्फीयर लिया है, ठीक है, ये स्फीयर लाइक अ 3 डायमेंशनल सरफेस। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास बॉल होती है या फुटबॉल होता है, ठीक है, वो अंदर से हॉलो होता है, खाली होता है, और बाहर से, ठीक है, उसकी सरफेस जो है हर तरफ से बराबर होती है, उसका सेंटर से फासला जो है वो बराबर होता है। चूँकि ये फार्मूला प्लेन के लिए अप्लाई होता है तो हम क्या करेंगे, इस स्फीयर को हम छोटे छोटे पैचेस में, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इतने छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि वो जो हर हिस्सा है वो लाइक प्लेन जो है, लाइक 2D सरफेस जो है वो एक्ट करने लगे। ठीक है, मसलन कि ये हमारे पास एक कह लो कि स्फीयर है इस तरह से। ठीक है, ये एक स्फीयर है। क्या करना है, इसको छोटे छोटे जो पैचेस हैं उसमें डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये मैं जल्दी में ज़रा कर रहा हूँ तो बात समझने के लिए आप देखें इसे। बॉल जो है वो कुछ इसी तरह से, ठीक है, ये इसमें तो कुछ पैच जो हैं वो छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इसको इक्वली जो है डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करना है, वो वाला जो एक पैच है उसमें से हमने जो है वो उसमें ले लिया है, ये वाला कह लें, जस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, एक पैच लिया है, तो उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो तो हम एक हिस्से के लिए करेंगे, हमने एक हिस्सा लिया, लेकिन हम एक हिस्से के लिए नहीं करेंगे। हम इसमें आने वाले, इसमें हमने जितने भी इस स्फीयर को जितने पैचेस में, जितने हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, हर एक के लिए उसका फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, उनको सम अप करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। क्या लिखा है जी, डिवाइड द स्फीयर इनटू वेरी स्मॉल पैचेस। हमने क्या कर लिया है, बहुत स्मॉल जो इसके पैचेस हैं उनमें डिवाइड कर लिया। अब हमने क्या किया है, उसके अंदर एक चार्ज रख दिया। वो स्फीयर था, कह लें कि फुटबॉल था, उसके अंदर हमने क्या किया है, एक
चार्ज जो है वो प्लेस कर दिया। आपको पता है कि चार्ज आल्सो लाइक अ बॉल, वो भी जो है उसकी हर तरफ से, यहाँ से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, इधर से भी, उधर से भी फील्ड लाइन जो हैं वो निकल रही होती हैं। इमेजिनरी हम इसको सपोज करते हैं, ठीक है। इसके भी इस तरफ से ही फील्ड निकल रही है, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, और वो फील्ड लाइन जो हैं वो हर पैच में से, यहाँ में जो ये वाला है, हर पैच जो है सेंटर से है, क्योंकि सेंटर में है, ठीक है। सेंटर वाले हिस्से में से हर डायरेक्शन में फील्ड लाइन जो है वो जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि हर हिस्से में जा रही हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हर हिस्से के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हम अगर कहें तो ये जो हमारे पास स्फीयर है, इसका एरिया हमारे पास कितना है, ए है। इसका एरिया हमारे पास है ए। हमने इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है, स्मॉल चेंजेस इनमें ले आए। तो हमने क्या किया, कहा कि ये जो एरिया है, सारा एरिया, उसको हमने डेल्टा A1 इस पैच के लिए, ठीक है, डेल्टा A1 इसका एरिया है, ठीक है, इसका एरिया डेल्टा A1। अगला जो पैच है उसका डेल्टा A2, अगले का डेल्टा A3, सो ऑन, जितने हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया है। लेट्स सपोज कि मैंने इसको 1000 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया, तो डेल्टा AN से मुराद क्या है, N से मुराद है कि 1000, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर 1000 पुट करेंगे तो ये लास्ट वाला हमारे पास जो पैच है उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज हमने इसको इतने हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होगा, डेल्टा A1, फिर उसका दूसरे पैच का डेल्टा A2, डेल्टा A3, सो ऑन, डेल्टा AN। अगर हम इसके वेक्टर एरिया की बात करें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक पैच है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, और चूंकि हमें पता है कि ये सरफेस अगर इस तरह से हमारे पास कोई सरफेस हो, उसका जो नॉर्मल होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में उसका नॉर्मल हमने क्या कहा है, वो भी डेल्टा A1 ही है, ठीक है। वो नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर एरिया। और इसी तरह से हमने हर एक पैच के लिए उसका एरिया, वेक्टर एरिया कैलकुलेट किया। इस एरिया के लिए इसका वेक्टर एरिया, इस एरिया के लिए इसका वेक्टर एरिया, इस एरिया के लिए इसका वेक्टर एरिया डेल्टा AN। और हर एक के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो हम चेक करते हैं। इसके लिए E1 है, इसके लिए E2 है, इस डेल्टा E3 के लिए E3 है, डेल्टा A3 के लिए E3 है, और डेल्टा AN के लिए EN है। अगर हमने टोटल फ्लक्स इसका कैलकुलेट करना हो तो बेटा हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि सारे जो फ्लक्सेस हैं, कौन से, हमें पता है कि फ्लक्स क्या होता है, E.A, ठीक है। अगर इसका हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो वो हमारे पास क्या आएगा, E1 डेल्टा A1, वो हमारे पास एक का आएगा। लेकिन हमने तो सारी जो स्फीयर है उसके लिए उसका जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट करना है। फिर हम क्या करेंगे, इस हिस्से का फ्लक्स प्लस इस हिस्से का प्लस इस हिस्से का प्लस इस हिस्से का, सारे जो इसमें आ रहे हैं, सारे जो पैचेज हैं, हर एक का जो फ्लक्स है वो जमा कर देंगे। तो वो हमारे पास इस स्फीयर के लिए फॉर होल द स्फीयर फ्लक्स जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने क्या किया, इन सब को जमा कर दिए, तो वो हमारे पास क्या आ गया, टोटल फ्लक्स। लेकिन हम ये जानते हैं कि स्फीयर जो है, ठीक है, अगर उसके सेंटर से फासला हम मेजर करें तो वो हर डायरेक्शन में उसकी बाउंड्री तक जो है वो सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फॉर स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। स्फीयर की एक सिमेट्री है कि सेंटर से उसका फासला जो है, जिस तरह सर्कल का होता है, इसी तरह स्फीयर के सेंटर से हर डायरेक्शन में उसकी बाउंड्री तक जो फासला है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या होगा कि यहाँ से जो फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, ये E1 है, यहाँ से लेट्स सपोज जो फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ से जो निकल रही है, यहाँ से, ठीक है, E1, E2, E3, E4, हर डायरेक्शन में जो फील्ड लाइन निकल रही हैं, क्योंकि वो सेंटर से हैं, सेंटर से फासला बराबर है, तो E1 बराबर होगा E2 के, E2 बराबर होगा E3 के, E3 बराबर होगा E4 के, सो ऑन। हर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या होगी, हर हिस्से के लिए बराबर होगी। यानी कि E1 = E2 = E3, सो = E। हम इस सारे को E के बराबर जो है वो लिख सकते हैं। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे, ये E डॉट डेल्टा A1 था,
E1 की जगह E पुट कर देंगे, E2 की जगह E पुट कर देंगे, सो ऑन। हर हिस्से के लिए हर जहाँ जहाँ पे E आ रहा है, E1 E2 E3 सो ऑन जो भी आ रहा है वहाँ पे हम सिंपल क्या पुट कर देंगे, E पुट कर देंगे। और जब E पुट करेंगे तो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। जब डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो हमें पता क्या आता है, वहाँ पे cos थीटा हम यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, E पुट किया यहाँ पे डेल्टा A1 और साथ में cos थीटा 1 फर्स्ट के लिए, फिर इसी तरह से इसके लिए, फिर इसी तरह से इसके लिए। ठीक है, अब हम देखें तो अगर हम इस पैच की ही बात करें, ठीक है, इस पैच में ये जो E1 है और ये जो वेक्टर एरिया है, चूँकि हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वहाँ पे हम एंगल किस किस के दरमियान में लेते हैं, ये जो फील्ड इंटेंसिटी होती है E, ठीक है, और उसका जो वेक्टर एरिया होता है उसके दरमियान हम जो है वो एंगल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं। और जब चीज़ें पैरेलल होती हैं तो उनके दरमियान में ऐसे ये है, ठीक है, अगर ये हैं ये पैरेलल हैं और अगर हम इनके दरमियान एंगल चेक करना चाहें तो एंगल 0 होगा। तो cos 0 हमें पता है कि 1 होता है। जहाँ जहाँ पे भी cos थीटा 1 थीटा 2 थीटा, जहाँ भी थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 जो भी आ रहा है उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। और cos थीटा की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। इसलिए जहाँ पे भी cos वाला फंक्शन आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, जितने भी इसमें आ रहे हैं, मैंने क्या किया, फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा, इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं उसके बाद लास्ट वाला लिखा। हर एक के लिए हमने cos थीटा जो था उसकी जगह पे 1 पुट कर दिया है। जब हमने cos थीटा की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो जस्ट कौन सी वैल्यू रह जाएंगी, ये तो 1 हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, E डेल्टा A1, E डेल्टा A2, E डेल्टा E3 डेल्टा A3, E डेल्टा A4 सो ऑन, E डेल्टा AN रह जाएगा। ठीक है, चूँकि E सब में क्या है, कॉमन है, ये E ये E यहाँ पे E सब में कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या रह जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 सो ऑन डेल्टा AN। ओके, ये तो हमारे पास आ गई इसकी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये चीज़ क्या है, A1 एरिया है फर्स्ट पैच के लिए, डेल्टा A2 एरिया है सेकंड पैच के लिए, डेल्टा A3 एरिया है थर्ड पैच के लिए। जितने भी पैच हमने बनाए हर एक के लिए जो एरिया था उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये आखिर वाला जो था पैच हमारा, उसके लिए हमारे पास वैल्यू डेल्टा AN। तो ये क्या है, हर एरिया जो है, हर पैच का एरिया हमने जमा कर दिया, तो वो क्या बन गया, स्फीयर का एरिया बन गया ना। सब पैचेस को हमने जोड़ दिया तो वो स्फीयर बन गया। जैसा कि फुटबॉल के वो जो पैचेस होते हैं उनको जब हम जोड़ते हैं तो वो एक फुटबॉल बन जाता है। और अगर हम स्फीयर का एरिया चेक करना चाहें, एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया इसके बराबर होता है। और हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, KQ ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू हमें पता है कि ये होती है, ठीक है जी। के की वैल्यू अगर ये होती है तो हम क्या करेंगे, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इस एरिया की जगह ये सारा एरिया है ना, ये A के बराबर है, ठीक है, ये A के बराबर है, ये वाली चीज़ E है। तो A की जगह हम 4 पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे और इसकी जगह सॉरी ये A ही है, इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर और E की जगह हम क्या पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वो हम पुट करेंगे 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर और एरिया की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। भाई पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो क्या बनता है, सबसे पहले हम E की वैल्यू पुट करते हैं 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर इनटू एरिया की वैल्यू, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, Q बचेगा और बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, यहाँ तक हम बात करते हैं। इसके बाद हम अब बात करें कि अगर हम कोई भी ये है ना, ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसी स्फीयर को मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास वो चार्ज था, ये उसका स्फीयर था, इसको एक इर्रेगुलर शेप जो है उसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है। ये कोई भी शेप हो सकती है, इर्रेगुलर शेप, लेकिन होगी क्लोज्ड, ठीक है। इस तरह से हो सकती है, ठीक है, ये इस तरह से हो सकती है,
ठीक है। ये किसी तरह से भी क्लोज्ड सरफेस जो है वो हो सकती है। क्लोज सरफेस समझते हैं आप, जिस तरह से स्फीयर है इसी तरह से बाकी क्लोज सरफेस जो हैं वो भी होंगी। अगर हम उसका भी फ्लक्स कैलकुलेट करिए, कोई भी हमारे पास इरेगुलर, ये तो एक रेगुलर थी ना, ये इसका हर तरफ से फासला बराबर था, लेकिन अगर हम कोई भी क्लोज सरफेस लें इरेगुलर शेप की, उसका भी अगर फ्लक्स कैलकुलेट करें तो वो भी इतना ही आएगा। ठीक है। तो क्या हमने प्रूव किया कि चाहे इसकी शेप किसी भी तरह की हो, फ्लक्स की वैल्यू के ऊपर, फ्लक्स इसके ऊपर शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस किस के ऊपर करता है वो अब हम देखते हैं कि ये देखें यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है। एक तो इसके ऊपर डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ चार्ज, के जो स्फीयर है उसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वैल्यू कम है या ज़्यादा है। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। और डिपेंड करता है कि उस स्फीयर के अंदर मीडियम क्या है, क्या वो उसके अंदर वैक्यूम है या एयर है या इसके अलावा कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है उसके अंदर प्लेस है। जब भी हमें पता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जब कोई मीडियम आएगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये था आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप जो है कमेंट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।